नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ओपी हिंदी क्लासेज में। हिंदी व्याकरण के साथ साथ में हिंदी शिक्षण विधियां आपको करवाई जा रही हैं, जिनको विशेष तौर से रखा गया है रीट को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा जैसे कि आपके सेकंड ग्रेड में बहुत काम आने वाली हैं और शिक्षण विधियों का जो क्रम अपना चल रहा था, तो पहले अपने जैसे कि वाचन शिक्षण और लेखन शिक्षण, इसके अलावा जैसे कि अनुकरण वाचन, तो जो कुछ भी था अपना वो चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं नाटक शिक्षण की विधियों के बारे में। तो नाटक शिक्षण जो है उसकी 3 विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो कौन कौन सी है वो जानेंगे आज के वीडियो में। तो आज जैसे कि पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले 1 नंबर पे हम आदर्श विधि। आदर्श विधि ध्यान रखना, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं नाटक शिक्षण की विधियां। अब इसमें सबसे पहले नंबर की जो विधि आती है मित्रों, वो है कौन सी? आदर्श विधि है। अब ये आदर्श विधि है, ये क्या होती है, किस प्रकार से जैसे कि इसमें ये विधि कार्य करती है, वो सब मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जैसे कि आदर्श विधि है नाटक शिक्षण की। इसमें क्या होता है मित्रों, जो अध्यापक होता है उसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर मैं कहूँ कि अध्यापक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। तो इसमें कतई कोई वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें संपूर्ण कार्य कौन करता है? अध्यापक ही करता है। अध्यापक क्या करेगा कि जो नाटक के पात्र हैं उन सभी पात्रों का जो वाचन है वो स्वयं करेगा। इसी कारण जैसे कि इसे क्या माना गया है? आदर्श विधि माना गया है। ठीक है, नाम इसके, क्योंकि अध्यापक जो भी कार्य करता है वो आदर्श के अंतर्गत ही आता है। छात्र क्या करेंगे? वो चुपचाप बैठे बैठे क्या करते हैं? सुनते हैं। अब इसमें भी जैसे कि 2 स्तरों में ये विधि अलग अलग रूप से कार्य करती है। अब जैसे कि जो प्राथमिक स्तर है या जो छोटी कक्षाएं हैं, उसमें क्या होता है? अध्यापक केवल सभी पात्रों का वाचिक अभिनय करता है। वाचिक का मतलब मुख के द्वारा वो बोलता है, वाचन करता है और अर्थ नहीं बताता है, शब्दों का अर्थ नहीं बताता है। लेकिन जब बात उच्च प्राथमिक स्तर की जाए, बात उच्च प्राथमिक स्तर की जाए, तो अध्यापक वाचन के साथ साथ कठिन शब्दों का अर्थ भी साथ में बताता चलता है। ठीक है, और ये विधि जैसे कि ज़्यादा उपयोगी नहीं है। उपयोगी क्यों नहीं है? क्योंकि छात्र क्या होते हैं, इसमें निराशा के भाव उनमें छात्रों में उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो एकमात्र श्रोता बन के रह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मित्रों, देखो अध्यापक या फिर मैं कहूँ नाटक के सभी पात्रों का वाचिक अभिनय अध्यापक स्वयं करता है। यानी कि जो भी पात्र है उन सभी के जैसे कि जो संवाद है, उन संवादों को अध्यापक स्वयं बोलेगा। ठीक है, अब ये जो विधि है ये 2 स्तरों पे अलग अलग रूप से कार्य करेगी। प्राथमिक स्तर पे, पर, और एक आता है दूसरे नंबर पे आपका कौन सा? उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो प्राथमिक जो स्तर है उसके अंदर केवल अध्यापक केवल वाचन करता है। ठीक है, और जो उच्च प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है, इस पे क्या होता है? अध्यापक वाचन के साथ कठिन शब्दों की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो 2 स्तर पे ये विधि कार्य कर रही है। पहले स्तर पे केवल वाचिक अभिनय होगा, केवल अध्यापक स्वयं बोलेगा,
और दूसरे स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे अध्यापक व्याख्या भी करेगा, कठिन शब्दों का अर्थ भी बताएगा, यानी कि उसके ऊपर चिंतन मनन भी साथ साथ में होता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी विशेष बात है, गुण है, वो क्या हो गई, शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित विधि है। दूसरी जो बात है इसकी, बालक या फिर छात्र केवल श्रोता बनकर रहता है, जिस कारण नीरसता के भाव जिस कारण क्या होता है मित्रों, नीरसता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बालकों में क्या होता है, नैराश्य की भावना आ जाती है, वो जैसे कि ऊबने लगते हैं, तो ये जैसे कि शिक्षक केंद्रित होने के कारण जैसे कि मनोवैज्ञानिक विधि भी नहीं है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। ध्यान रखना, नाटक शिक्षण की ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस कारण जैसे कि इसको क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए, अध्यापक को इससे दूर रहना चाहिए, इस विधि से जैसे कि शिक्षण नाटक का नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम दूसरी विधि की तरफ। ठीक है, पहली विधि आपकी कौन सी, आदर्श विधि। अब दूसरे नंबर पे आपके आने वाली है कक्षाभिनय विधि। दूसरे नंबर पे कौन सी आने वाली है मित्रों, कक्षाभिनय विधि। दो नंबर पे नाटक शिक्षण की विधि है कक्षाभिनय विधि। अब देखो कक्षाभिनय विधि में क्या होता है कि नाटक के जो पात्र हैं, अब उसमें जैसे कि स्त्रीवाची कुछ पात्र होते हैं, कुछ पात्र पुल्लिंग होते हैं, पुरुषवाची होते हैं। ठीक है, तो कक्षा का एक माहौल बना दिया जाता है कि जो स्त्री के पात्र हैं उनमें जैसे कि लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता है, और जो पुरुष के पात्र हैं उनमें जैसे कि लड़कों को खड़ा कर दिया जाता है, और जैसे कि कोई बुजुर्ग पात्र है, ठीक है, बूढ़े व्यक्तित्व का कोई आदमी है, ऐसा कोई उसमें पात्र आ रहा है नाटक में, तो जैसे कि ऐसी कोई भारी आवाज़ वाला लड़का हो तो उसको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जैसे कि प्रत्येक छात्र एक दूसरे के सामने वो पात्र बन के खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही जैसे कि जिसका जो पात्र का संवाद आता है तो फिर वो वाचन करता है, यानी कि जैसे कि स्त्री का संवाद होगा तो लड़की उसका वाचन करेगी, पुरुष का जो संवाद होगा उसका लड़का वाचन करेगा। तो एक प्रकार से क्या होती है इसमें, जैसे कि रुचि उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है, और जो वातावरण होता है वो भी एक रोचक बन जाता है। वातावरण भी कैसा बन जाता है, रोचक बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मित्रों, देखो नाटक के सभी पात्रों की जिम्मेदारी अलग अलग छात्रों में बांट दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो अलग अलग पात्र हैं उनके संवाद को अलग अलग बोलेंगे, यानी कि एक ही नहीं करेगा, और वो सभी क्या करेंगे, वाचिक अभिनय करेंगे। अब वो जो छात्र हैं, सभी छात्र, सभी से तात्पर्य कौन सा है,
जिनको जिम्मेदारी दी गई है, केवल वो छात्र, ठीक है। तो सभी छात्र एक दूसरे के सामने खड़े होकर, एक दूसरे के सामने खड़े होकर वाचिक यानी कि वाचन अभिनय करते हैं, अभिनय करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि जो कक्षा का वातावरण होगा बहुत ही रोमांचक बन जाता है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं जो निकल के आएंगी वो विशेषताएं क्या होंगी? छात्र केंद्रित विधि है, छात्र केंद्रित विधि है। यहाँ पे मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, जो विधि छात्र केंद्रित होती है, बालक केंद्रित होती है, वो विधि मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। तो दूसरी विशेषता इसकी कौन सी हो गई? मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अलावा सर्वाधिक प्रचलित विधि है, प्रचलित विधि है, सर्वाधिक प्रचलित विधि है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि ये प्राथमिक स्तर पे काम में नहीं ली जाती है, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। अब इसकी जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है वो कौन सी है? एक वाली तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये वाली बात भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके अलावा सर्वाधिक प्रचलित विधि है। ध्यान रखना मित्रों, सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं है ये, सर्वाधिक प्रचलित में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाली विधि है वो यही विधि है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। पूरा का पूरा जो वातावरण है वो कक्षा में ही बना दिया जाता है और तुरंत जैसे कि नाटक पूर्ण हो जाता है। तो ये बातें आपको नोट करके रखनी है कि मनोवैज्ञानिक विधि है और सर्वाधिक प्रचलित विधि है, और इसके अलावा जैसे कि प्राथमिक स्तर पर प्रयोग में नहीं ली जाती है। अब आपके पास जो प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि नाटक शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, या कौन सी विधि सबसे ज्यादा काम में ली जाती है? तो आपको बताना है कौन सी कक्षा अभिनय विधि। इसके अलावा जैसे कि इसमें अध्यापक का कोई विशेष कार्य नहीं होता है, अध्यापक का कार्य केवल पात्रों का चयन करना होता है कि कक्षा में से किन किन विद्यार्थियों को पात्रों के लिए चयन करना है उनका, वो उनको केवल निर्देश देगा। फिर उसके बाद में जो भी वाचन का कार्यक्रम होगा वो केवल छात्रों के द्वारा ही होगा, अध्यापक इसमें कुछ भी नहीं करता है। अब इससे जैसे कि छात्रों में क्या होती है, जिज्ञासा बन जाती है, क्योंकि छात्र स्वयं करते हैं, छात्र स्वयं करते हैं, और एक बहुत ही अच्छा माहौल कक्षा में उत्पन्न हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद में पढ़ने वाले हैं नाटक शिक्षण की तीसरी विधि। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और इस विधि को लिए जैसे कि एक प्रश्न और बन सकता है आपके लिए कि कक्षा अभिनय विधि किस स्तर पर उपयोग में लाई जाती है या किस स्तर के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे आपको बताना है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, या फिर जैसे कि उच्च प्राथमिक नहीं हो तो उच्च कक्षाओं के लिए। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपके पास आती है नाटक शिक्षण की विधि मंचाभिनय, मंचाभिनय, या फिर आप इसे कह सकते हैं रंगमंच, रंगमंच विधि, ठीक है, मंचाभिनय या फिर रंगमंच विधि। अब ये जो विधि है ये नाटक शिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, और या फिर इसे कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ विधि है। तीन विधियां हैं आपकी, आदर्श विधि,
ये केवल शिक्षक केंद्रित है, बालक केवल श्रोता बन के रह जाता है। दूसरे नंबर पे कक्षा विनय विधि, कक्षा विनय विधि में जैसे कि पूरे पात्रों का चयन कर लिया जाता है कक्षा में और फिर पूरा का पूरा कार्यक्रम कक्षा में ही संपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नाटक का शिक्षण होता है वो एक मंच पर होता है। कहाँ पे होता है नाटक का प्रस्तुतिकरण? मंच पर होता है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण दे दूं कि विद्यालयों में आपने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त पे जो विशेष कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें नाटक का प्रस्तुतिकरण भी होता है। अब वो जो नाटक होते हैं उस समय देखा करो जैसे ही नाटक के पात्र स्टेज पे आके खड़े होते हैं, मंच पे आ जाते हैं, तो सामने बैठे जो दर्शक होते हैं, दर्शक छात्र होते हैं, उनमें एक अलग सा माहौल हो जाता है, एक अलग सी जिज्ञासा या अलग सी रुचि, रोम रोम उनका खड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो नाटक को बिल्कुल जीवंत देखते हैं। कैसे देखते हैं? जीवंत देखते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष में हो रहा है। सभी पात्र क्या होते हैं? बिल्कुल सजीव अपनी वेशभूषा में बन के आते हैं। यानी कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई का पात्र कोई है तो वो जैसे कि बिल्कुल ठीक उनकी तरह के कपड़े पहन के आएगी, उसी प्रकार से वो जैसे कि अभिनय करेगी। तो ये विधि है बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि नाटक के सभी पात्रों की जिम्मेदारियां अलग अलग छात्रों को कुछ समय पहले दे दी जाती है। अब वो छात्र क्या करते हैं, लगातार उसका जैसे कि 10-15 दिन तक उसका क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। ठीक है, यानी पूरा अभ्यास जो होता है वो करते हैं और एक निश्चित समय पर आकर जैसे कि उस नाटक का क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाटक के सभी पात्रों की जिम्मेदारी, नाटक के सभी पात्रों की जिम्मेदारी अलग अलग छात्रों में बांट दी जाती है। ठीक है, और उसमें जैसे कि जो छात्र होते हैं वो कुछ समय तक अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहली बात हो गई, छात्र कुछ दिन अभ्यास करने के बाद निश्चित समय पर एक ही मंच पर वाचिक और कायिक अभिनय करते हैं। ठीक है, यानी कि निश्चित समय पे एक ही मंच पे आएंगे और उसके बाद में वाचिक का मतलब हो गया मौखिक, मुख के द्वारा बोलेंगे वो। ठीक है, और इसके अलावा कायिक का मतलब होता है शरीर के संचालन, शरीर के हाव भाव, उसके जैसे कि जो बिल्कुल होगा वो सजीव चित्रण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस विधि में नाटक का जीवंत प्रस्तुतिकरण होता है। आपने जैसे कभी रामलीला देखी है तो रामलीला में जैसे कि जो राम का अभिनय करता है उस समय जैसे कि जो दर्शक होते हैं वो उसे साक्षात श्री राम समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कपड़े भी कैसे पहनता है, बिल्कुल भगवान श्री राम की तरह पहनता है, और बोलता भी कैसा है, बिल्कुल भगवान श्री राम की तरह बोलता है। उसके हाव भाव, शरीर का संचालन होगा वो बिल्कुल जैसे कि उसी की तरह होता है। ठीक है, तो वो जैसे कि क्या लगते हैं, साक्षात ईश्वर की तरह लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग भी जो है वो क्या करें, इसको काम में लें। आपका जैसे कि जो रुतबा है वो एक अध्यापक की तरह होना चाहिए, एक अध्यापक की तरह बोलचाल आपकी होनी चाहिए। ठीक है,
तो जो सब कुछ है वो सब कुछ आपका जैसे कि मंचाभिनय या रंगमंच की तरह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें सब कुछ कैसा लगता है? जीवंत लगता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि ये कैसी विधि है? बाल केंद्रित विधि है। कैसी विधि है? बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें अध्यापक भी केवल दर्शक का कार्य करता है, विधि है। ठीक है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है। इसके अलावा सर्व नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है। अब इसमें जैसे कि आप एक चीज का ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि नाटक शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित कौन सी है, तो आपको इससे पीछे वाली विधि बतानी है। कौन सी? कक्षाभिनय विधि वाली। ये विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है। कैसी है? सर्वश्रेष्ठ है और वो सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अलावा ये मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित विधि है। इसके अलावा जीवंत प्रस्तुतिकरण इसमें दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जीवंत प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गई तीसरे नंबर की विधि आपकी कौन सी? मंचाभिनय या रंगमंच विधि हो गई। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने नाटक शिक्षण की 3 विधियां आपको बताई, कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।